हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन नंबर 3। आज हम जो सेशन नंबर 3 में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट्स है आपका, उसके में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है। इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो एवोल्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आई होप कि उसको आपने पता चल गया होगा कि अभी तक की जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुई है और इंडस्ट्री 4.0 टू 5.0 तक हम पहुंचने वाले हैं। 4.0 तक पहुंच चुके हैं, 5.0 पे ऑलमोस्ट हम एंट्री कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारी जो एवोल्यूशन सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की वो डेवलप हो चुकी है। उसके बाद अभी की मैं बात करूं तो आपको जो सेशन नंबर 3 में जो सीखना होगा वो है, देखिए अभी की बात करें तो हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एवोल्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आता होगा। जीटीयू में बहुत कम बार पूछा जाता है, फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1.2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको बताऊंगा कि जीटीयू में ये किस तरह से पूछा जाता है आज। ठीक है, और आपको पता भी चल जाएगा कि ये 1.2 टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है नीड ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को एप्लीकेबल लाते हो आपके सिस्टम में, सपोज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपकी किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि कौन सी टाइप की नॉलेज होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का यूज़ करते हो। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी आज हम ले लेंगे, जिसका नाम है नीड फॉर द सिस्टम अप्रोच। ठीक है, ये भी आपको जीटीयू में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम दो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, 1.2 और 1.3, जिसमें आपको दोनों टॉपिक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अभी देखी है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अभी आगे बढ़ी हुई है। प्रोडक्शन लाइन ऑटोमेशन, जिसमें मास प्रोडक्शन होता है। ग्रुप टेक्नोलॉजी जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। कैड, कैम, डीएनसी और रोबोटिक्स जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में आती है। टूल इंजीनियरिंग, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग टूल जो नील मैन्युफैक्चरिंग में आता है। फिर TQM MRP और इंजीनियरिंग टूल जो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। कैश और इंजीनियरिंग टूल्स जो आते हैं आपके कंक्रीट इंजीनियरिंग में। BPR वर्चुअल एंटरप्राइज जो एलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, जो हम स्टडीज़ करने वाले हैं, वो आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लास्ट सेशन में देखा हुआ था। आगे बढ़ते हुए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट स्किल, कैसी टाइप की स्किल आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन टेक्नीशियन। अगर आप कोई इंडस्ट्रीज में जाते हो या फिर कोई भी जॉब लगती है आपकी, तो आप एज ए टेक्नीशियन, प्रोडक्शन टेक्नीशियन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन है, तो आपके अंडर कैसी टाइप की स्किल होनी चाहिए। सबसे पहले तो कोई आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको टेक्नीशियन की जॉब है, प्रोडक्शन टेक्नीशियन की जॉब है, सपोज आप ले लीजिए, तो आपके अंडर अगर वो इंटरव्यू में पूछे कि कैसी टाइप की प्रोडक्शन टेक्नीशियन में स्किल है, तो आपको ये पता होनी चाहिए और आपके अंदर ये होनी चाहिए जब आप प्रोडक्शन टेक्नीशियन बनते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या क्या है स्किल्स के। सबसे पहले है ऑपरेशन मॉनिटरिंग। जो भी ऑपरेशंस होते हैं आपके अंदर, जो भी प्रोडक्शन के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, उसका आपको प्रॉपरली वर्क करना है उसके अंदर। उसके अंदर क्या क्या हो, वॉचिंग गैजेट्स, डायल्स, अदर इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको श्योर होता है कि वर्क है, मशीन प्रॉपरली कर रही है। तो ऑपरेशन मॉनिटरिंग आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर कोई भी मशीन वर्क कर रहा है तो आपको वो पता होना चाहिए इंडस्ट्रीज में को वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं। वो कैसे पता चलेगा, उसके गैजेट्स होते हैं, उसके इंडिकेटर्स होते हैं, वो आपको अच्छी तरह से पढ़ने आने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर्स हैं वो प्रॉपरली उसका वर्क फ्लो दिखा रहे हैं, यानी कि मशीन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो भी रीडिंग्स होती है, जो भी आपको पैसेजेस दिए जाते हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है, वो अच्छी तरह से पढ़ने आने चाहिए मशीन्स के, तभी आपको पता चलेगा कि ये एज पर द वर्क और एज पर द रूल्स ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंड होने चाहिए, लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद होता है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ आइडेंटिफाई करनी होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस,
सॉल्यूशंस के लिए, और आपको जो प्रॉब्लम्स आती है उसके टाइम पे आपको आपकी जो थिकनेस होती है, जो आप बोलेंगे कि आप सोचना, आपकी थिंकिंग किस तरह से वर्क करेगी, उस टाइम पे आपका अच्छी तरह से ये स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखाती है, आपकी आइडेंटिफाई करती है। तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। जब आप लॉजिक लगाते हो, कुछ बोलते हैं ना इसके पीछे ये लॉजिक है, तो आपको ये लॉजिक अच्छी तरह से लगाना होना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग, सेम वे जैसे मैंने आपको बताया, सबका इंडिविजुअली आपको परफॉर्मेंस देखना है, आपके जो अंडर्स वर्क करते हैं उसका परफॉर्मेंस देखना है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी नहीं चल रही तो ये निकालिए, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आपको मॉनिटरिंग करनी कंपलसरी होती है। फिर एक्टिव लिसनिंग, अच्छी तरह से सुनो, पीपल की बात सुनो, क्या बोलना चाहता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन है, और उसके बाद उसका आंसर और उसका प्रॉपरली आपको सॉल्यूशंस निकालना है। यानी कि एक्टिव लिसनिंग किसको बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 4 बार मैं रिपीट करूँ तब आप एक बार समझो, आपको 1 या 2 बार में रिपीट हो तो तीसरी बार आपको समझ में आना ही चाहिए। उसके बाद होता है इक्विपमेंट के मेंटेनेंस, जो भी आपके अंडर जो સાધનો આવે છે, ઇક્વિપમેન્ટ્સ આવે છે, એનું પ્રોપર રીતે મેન્ટેનન્સ થવું જોઈએ, એ તમને ધ્યાન રાખવાનું હશે। ઓપરેશન અને કંટ્રોલ, जो भी इक्विपमेंट्स है उसके ऑपरेशंस और उसके कंट्रोल आपके अंडर है हो के नहीं, कंट्रोलिंग जरूरी है ऑपरेशंस और इक्विपमेंट्स को, सिस्टम को करने के लिए। फिर रिपेयरिंग, जो भी कोई भी टूल से या फिर कोई भी मशीन से वो बिगड़ गया है तो उसका रिपेयरिंग भी आपको देखना रहेगा। क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस, जो भी आपके अंडर मशीन है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और किस टाइप के प्रोडक्ट से वो जनरेट कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके आपका क्वालिटी परफॉर्मेंस डेवलप करना होगा। क्योंकि मशीन से अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देगा तो जो वो प्रोडक्शन है वो आपके अंडर है वो फेलियर ही काउंट होगा। उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे होते हैं कि जल्दी से उसका सॉल्यूशन ना निकले तो आपको वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने हैं, सबके बीच में प्रेजेंट करने हैं और किस तरह से उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले, कैसे टाइप के ऑप्शंस निकले, उस तरह से आपका वहाँ पे वर्किंग होना चाहिए। फिर जजमेंट और डिसीजन मेकिंग, देखिए कि आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आया, आपने कुछ बेनिफिट्स की तरफ दिखा और डिसीजन मेकिंग किया, तो उस तरह से आपको एक प्रॉपर आंसर और प्रॉपर आपको अप्रोप्रिएट कुछ चीज़ें दिखे कि सपोज आप बोलो कि ये यार ये प्रॉब्लम से आपको जजमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा रिलेटेड टू द कॉस्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग होता है वो रिलेटेड टू द कॉस्ट और क्वालिटी ही होता है, क्वालिटी अच्छी और कॉस्ट रिडक्शन के साइड होता है। तो आपको वहाँ पे किस तरह से डिसीजन मेकिंग देखना है, क्योंकि आप कंपनी के रिगार्डिंग वर्क कर रहे हो, तो किस तरह से कंपनी को क्वालिटी दो और कॉस्ट मेंटेनेंस के लिए आप कम रखो, उस तरह से आपको यहाँ पे वर्क करना है। ट्रबल बूस्टिंग हर बार आता है, एरर्स आती हैं, ऑपरेटिंग एरर्स आती हैं, तो किस तरह से वहाँ पे आपको वर्क करना है वो आपको उस टाइम पे देखना रहेगा। फिर आता है आगे यहाँ पे आपके टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट तो पता ही है, टाइम टू टाइम वर्क करना, किस तरह से आपको कितने प्रोडक्शन करना है, बोलो कि 1 घंटे में 10 प्रोडक्ट बनते हैं तो 10 प्रोडक्ट बनने चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो भी आपके साथ वर्क करते हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी आप लिखो तो आपकी राइटिंग होनी चाहिए कि दूसरों को समझ में आए। स्पीकिंग स्किल ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। जो भी आपके अंडर वर्क करते हैं तो अगर आप बोलो तो आपको सामने वाले को ऐसे समझ में आना चाहिए कि नहीं सर आपने बोला अभी हमको समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट सिलेक्शन ये आप देख लेना, क्योंकि इतने सारे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके अंडर होने चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे सारे रोबोटिक स्किल समझाए। आपको इसमें से मैक्सिमम 5 या 10, आप 10 अच्छी तरह से कोई याद रख लीजिए जो आपको इजीली लगते हों, और वही आपको टास्क में लिखने हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, आपको कौन से इजी लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसमें मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, वही कोई 10 स्किल है वो आपको याद रखनी है और उस तरह से आपको वहाँ पे टास्क में भी लिखनी है। फिर आगे बढ़ते हुए व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज, अभी वो स्किल हो गई, अभी आपको यहाँ पे कैसी टाइप की नॉलेज चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन टेक्नीशियन में होनी चाहिए। अभी इसके भी हम 10 कोई भी लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो ये जरूरी है मैकेनिकल नॉलेज, नॉलेज ऑफ मशीन, टूल, डिजाइन, रिपेयर, यूज एंड मेंटेनेंस। ये एक इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैकेनिकल है आप तो आपको ये तो होना चाहिए कि मशीन की नॉलेज, डिज़ाइन, उसके इंक्लूडिंग टूल्स सारे नॉलेजेबल होने चाहिए आपको। उसके बाद प्रोडक्शन और प्रोसेस,
सेकेंड इम्पोर्टेंट, किस तरह से प्रोडक्शन होता है इसका, रॉ मटेरियल्स आता है कहाँ से, उसकी क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अप्लाई करें, तो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका नॉलेज में होना चाहिए। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आगे के होते हैं वो वेरियस मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं हर बार, जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कौन सी हैं, कौन से प्रिंसिपल्स लगेंगे, कहाँ पे गुड्स की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, कौन सी प्रोसीजर कहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे आपको ये जो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको इतना होना चाहिए। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, जो भी मैथमेटिकल है, जियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ये तो आपके अंदर होगा कि आपको प्लस माइनस जियोमेट्रिकली कैलकुलेशंस करना हो तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिज़ाइन नॉलेज, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी ब्लूप्रिंट, उसके डिज़ाइंस, उसकी सारे मॉडल्स आपके सामने होने चाहिए। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपको कंप्यूटर की नॉलेज दे, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो, जो भी मशीन्स हो किस तरह से ऑपरेट होता है उसकी नॉलेज आपको वहाँ पे हो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग, तो ये भी आपको होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए लैंग्वेजेस, जहाँ पे देखो आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस का बहुत महत्व है। इंग्लिश लैंग्वेजेस आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंस अभी हो गया है, क्योंकि वहाँ पे स्पेलिंग, वर्ड्स, कंपोजिशंस और ग्रामर हर जगह इम्पोर्टेंस है। तो आपको लैंग्वेजेस पे भी ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो डेवलप हो सके। फिजिक्स तो आपको पता है सारे लॉज फिजिक्स के आते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट भी आपको आ चुका है, तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स आपको पता है कि क्या है। वहाँ पे फिजिकल जो लॉज होते हैं जो फॉलो होते हैं वो आपको याद रखने हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे होता है, वो आपको अच्छी तरह से टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस इंडिविजुअली ग्रुप में होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद पब्लिक और सेफ्टी सिक्योरिटी, उसका नॉलेज आपको वहाँ पे होना चाहिए कि किस तरह से पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी, जहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री विजिट में जाओगे तो आपको पता होंगे वहाँ पे सिक्योरिटीज़ बहुत सारी होती हैं, और जो भी पब्लिक विजिट करता है उसकी सेफ्टी के लिए हेलमेट्स और शूज़ कंपलसरी होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो पब्लिक और सेफ्टी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स पॉलिसी होती है वो भी आपको नॉलेजेबल होनी चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है वो जो भी रूल्स बनाते हैं, जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं वो आपको फॉलो करनी है। वहाँ पे आपको जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं और जो भी प्रोडक्शन मेथड्स वो उन्हें फॉलो की हैं वो आपको फॉलो करनी रहती है। फिर केमिस्ट्री, जहाँ पे कुछ केमिस्ट्रिकल वर्क होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं, तो उस तरह से आपको वहाँ पे केमिस्ट्री रिगार्डिंग वर्क करने हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसमें से भी आप 5 से 10 पॉइंट कोई ले लीजिए, जिससे आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगते हो 5 के 10 के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगते हो, और जो आपको ऐसा लगे कि ये मुझे इजीली अंडरस्टैंड हो सकेगा, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं एज ए टास्क की तरह। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अप्रोच, जो हमारा सेकंड टॉपिक था, ठीक है आज का। तो आज मैंने आपको 2 टॉपिक करवाए हैं, आगे का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक है वो ले लेते हैं। What is manufacturing technology? Manufacturing technologies provide the tool for the production of manufacturing goods. मैन्युफैक्चरिंग जो अप्रोच है वो क्या है कि आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करती है जिसमें आप इनपुट डालते हो और आपको आउटपुट मिलता है, जो है आपका वेल्थ, जो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। तो ये है आपका सिंपल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसमें आपको मास्टर्स टूल इंडस्ट्री मैग्नीफाइड द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स, give the industrial nation for the power to turn the raw material into the affordable quality और essential use of today's society। यानी कि ये देख सकते हो ऐसे टाइप के रॉ मटेरियल्स, ऐसे टाइप के टूल्स आप डालोगे जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूज़ करके आपको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट देगा जो सोसाइटी के लिए यूजफुल होंगे। ये डेफिनेशन वो कहना चाहता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो वैल्यूएबल्स एडिंग इसे वो रॉ मटेरियल्स है जो वेल्थ क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स इज रॉ मटेरियल्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, सोशल प्रेशर्स एंड रिसोर्स एंड प्लान्स, जो आपको इनपुट्स देते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हो कि मशीन्स जो वेल्थ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रॉफिट और रेपुटेशंस क्रिएट करती है मशीन्स और आपके सिस्टम्स की और इंडस्ट्रीज़ की। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिस्टम अप्रोच मिलता है। किस तरह से आपको सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनपुट, सिस्टम और डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट, जो आपको मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम देगा। इसको बोलते हैं हम सिस्टम अप्रोच।
ठीक है, आगे बढ़ते हुए सिस्टम अप्रोच छोटा सा एक उसकी थियरीज कर लेते हैं। सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब सिस्टम। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो एक सब सिस्टम से घिरा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे सब छोटी छोटी सिस्टम से हैं। एवरी सिस्टम, जो भी सिस्टम है जिसके सब सिस्टम है वो लार्ज सिस्टम से बनी हुई है जो लार्ज सिस्टम बनाती है। इफ़ यू कंसिडर अ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, हम पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को पूछे तो हमारी जो नेशनल इकोनॉमिक है उसको बोलेंगे हम सब सिस्टम। इज अ सिंपल फॉर्मूला कि अगर आप एग्जाम्पल दें ग्लोबल इकोनॉमिक का जिसमें नेशनल इकोनॉमिक है वो आपकी सब सिस्टम हो गई, ठीक है। इफ़ यू कंसिडर द नेशनल सिस्टम एज अ सिस्टम, अगर आप नेशनल इकोनॉमिक है उसको आप सिस्टम काउंट करते हो तो जो इंडस्ट्रीज है उसकी सब सिस्टम हो गई। ये छोटा सा एग्जाम्पल है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सब सिस्टम। व्हेन द इंडस्ट्रीज आर द सिस्टम वेयर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर द सब सिस्टम। सेम वे छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे सेट करके आपको एक सिस्टम बनाई गई है जिसको जहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स बोलो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, वो सारे सब सिस्टम्स हो गए। और यहाँ पे पूरा इंजीनियरिंग हो गया आपका सिस्टम। इंजीनियरिंग है सिस्टम, सब सिस्टम है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, वो हो गया आपका सब सिस्टम। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से आपको यहाँ पे वर्क करना है। तो अभी यहाँ पे मेरा सेशन कंप्लीट होता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे टास्क की तरफ, जो टास्क आपका है 3rd नंबर टास्क है इस वीक का, जो फाइनल टास्क है जिसमें आपको पूरी तरह से लिखना है नॉलेज और स्किल के बारे में, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया है। कोई भी 7 नॉलेज के बारे में लिखिए, कोई भी 7 स्किल के बारे में लिखिए जो जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए, और अप्रोचेस पूरा लिखिए जो 2 स्लाइड का था, जिसमें आपको अगर बुक में से अच्छा कंटेंट मिल जाए तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की जो बुक है उसके अंदर भी आपको कंटेंट मिल सकता है। जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वहाँ से भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं GTU की बात करूँ तो GTU में जो रिसेंटली 2018 में और 19 में जो पेपर आया था जिसमें आपको 2 मार्क्स का पूछा गया था सिस्टम अप्रोच, नीड फॉर सिस्टम अप्रोच, ठीक है, 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो ये आपको 2 मार्क्स में पूछा गया है। लेटेस्ट पेपर की बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली अभी लास्ट ईयर में गया हुआ है जिसमें आपको नीड फॉर सिस्टम अप्रोच के बारे में पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 मार्क्स में उसी पेपर में बोल रहा हूँ, सेम पेपर है 2019 का AP पेपर मैंने लिया हुआ है, विंटर का है, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट नॉलेज और स्किल, नॉलेज और स्किल उसकी लिस्ट बनानी है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो 4 मार्क्स में पूछा गया। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको 6 मार्क्स दे सकता है आराम से कोई भी सेशन में। तो इस तरह से आपको ये आपका टास्क है वो कंप्लीट करना है। और गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये इस तरह से ही टास्क कंप्लीट करिए। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो वहाँ से अगर आप लिख सकते हो तो भी बेस्ट है मेरे लिए। इस तरह से आपको यहाँ पे टास्क कंप्लीट करके सबमिट करवाना है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।